Hello students. So today we have to begin with session 39. You might be feeling surprised because last session we have done session 36 and I have skipped session 37 and 38. Just because the reason session 37 and 38 are practice sessions. Whatever you read so far, you studied all the 36 sessions. So a lot of vocabulary you must have grabbed. So in session 37 and session 38, he has given you certain exercises which you are supposed to do it on your own. The answers has also been given there. So you don't need my help there to do those exercises. If required in any future, we'll definitely see to this how we go about that. So far I think that understanding the book you do not require my help for session 37, 38 because they are practice exercise. Kindly do those two exercises on your own and check your knowledge, how much you have done and what needs to be done a little more than required so far. So let's begin with session 39 now, new session. What it talks about? It says is this word Robert Louis Stevenson once claimed with, I think questionable logic is so full of number of things that we should be as happy as kings. Means that if we have to look for questionable logic, यानी किसी चीज़ में कुछ ढूंढना हो, लॉजिक ढूंढना हो, तो इतनी सारी चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं और ये सारी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं कि जैसे कि हम किंग की तरह रिच रह सकते हैं. कहने का मतलब है एक चीज़ के बहुत सारे आंसर्स अवेलेबल हो सकते हैं. आप हर एक का अपना अपना लॉजिक होता है, हर एक आदमी उस चीज़ को उस परसेप्शन से देख रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज. आई डाउट वेरी स्ट्रांगली दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द आउटसाइड. आई डाउट, राइटर ये कह रहा है, और दैट किंग्स आर नेसेसरली हैप्पी. बट आई विल गो दिस फार एंड नो फर्दर विथ स्टीवेंसन. जो स्टीवेंसन ने ऊपर कहा था मैं इतना ही समझता हूँ, उसके आगे तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं उसकी बात को सेकंड करता हूँ. क्या करता है? द वर्ल्ड इज सर्टेनली फुल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स. जो स्टीवेंसन ने कहा था कि बहुत सारी उसकी अप्रोचेस निकाली जा सकती हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की. फॉर इंस्टेंस पॉवर्टी एंड मिजरी, हॉस्पिटल्स एंड इनसेन असाइलम्स. इनसेन तुम जानते हो, एक्सट्रीमली फुलिश, इरेशनल, पागलपंती वाले. असाइलम्स वेयर यू टेक रिफ्यूज इन केस ऑफ क्राइसिस. तो इनसेन असाइलम्स, slums and racial restrictions, cut down forests and once fertile lands becoming progressively more arid, dry. War and death and taxes and bumbling diplomats. Bumbling diplomats जो confusing statements देते हैं ताकि वो आपको ट्रबल रखें. इतनी सारी चीज़ें तो हैं दुनिया में जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो. क्या पॉवर्टी है लाइफ में, मिजरी है, हॉस्पिटल्स हैं, असाइलम्स हैं, स्लम्स हैं, रेशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं कलर के ऊपर जो हैं, कट डाउन फॉरेस्ट हैं, और फिर क्या फर्टाइल लैंड जो कभी हुआ करते थे आपने उनको क्या बना दिया है, डिजर्ट बना दिया है, एरिड ड्राई एरिड कर दिया है. वॉर है, डेथ है, टैक्सेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो आपको डिफरेंट तरीके से कंफ्यूज कर रहे हैं. यानी इतनी सारी चीज़ें हैं जिस पर आप अपना फोकस कर सकते हो, जिसके ऊपर आप अपना लॉजिक लगा सकते हो. आई नो दैट स्टीवेंसन हैड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग इन माइंड. जो वो कह रहा था ना, तो उसके दिमाग में कुछ और चीज़ भी थी. क्या? ऑब्वियसली फॉर रोमांटिक पोइट्स टेंड टू व्यू द वर्ल्ड थ्रू रोज टिंटेड स्पेक्टिकल्स. वो ऐसा मिजरी विजरी परेशानियों के लिए नहीं कह रहा था. वो तो यार पोइट, वो तो एक रोमांटिक पोइट था, तो नेचुरली उसने कुछ और कहा होगा कि हर चीज़ को देखने के लिए बहुत सारे मायने होते हैं, आप उसको बहुत डिफरेंट एंगल से देख सकते हो, बहुत सारी परसेप्शन जनरेट कर सकते हो. क्योंकि वो तकरीबन जितने भी रोमांटिक पोइट्स होते हैं दे सी द थिंग्स विद रोज टिंटेड स्पेक्टिकल्स, यानी ए नेवली ऑप्टिमिस्टिक और आइडियलिस्टिक व्यू. मतलब वो मेरी तरह नेगेटिव व्यू पॉइंट से नहीं, वो बड़े पॉजिटिव व्यू पॉइंट से देख रहा था. लेकिन जैसे उसने कहा था कि चीज़ों को बहुत तरीके से देखा समझा जा सकता है, वैसे मैंने भी एज ए राइटर ने भी ये बातें समझाई कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे इधर उधर देखा जा सकता है. बट इट इज़ ऑफन नेसेसरली टू काउंटर वन एक्सट्रीम विद अनदर एंड आई सिंपली विश टू सेट द रिकॉर्ड स्टेट. भाई कोई बात कही जाती है तो उसको दूसरी बात से भी काउंटर किया जा सकता है, और मैं इस बात को set the record state means correct a misapprehension to give the true version of events that have been reportedly incorrect. यानी जो उसने कहा था उसको मैं आपको करेक्ट तरीके से समझाना चाहता हूँ. Let me tell you what he wanted to convey. Okay, what he says in this chapter we are going to discuss a number of things to be found in the world and in the minds of its inhabitants. जो यहाँ पर रहने वाले हैं, poverty and wealth, second hand emotions, the
relativity of time, praise of various sorts, small talk and how to indulge in it. छोटी छोटी बातें जो हम करते हैं उसमें कैसे इन्वॉल्व होना, लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, डिज़ायर फॉर द पास्ट, साउंड्स, ईटिंग हैबिट्स एंड मैनी काइंड्स एंड कंडीशन ऑफ सीक्रेसी. कई सारी चीज़ें, कई सारे ऐसे जो इमोशंस हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहते हैं इस चैप्टर के अंदर. एज यू सी, व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आइडियाज़ एज वी कॉन्स्टेंटली डू इन दीज चैप्टर्स, जो इस चैप्टर्स में हम हमेशा हमने वर्ड को डिस्कस नहीं करा, हमने आइडियाज़ को डिस्कस करा है. यू नेवर नो व्हाट विल टर्न अप. आपको क्या पता जब डिस्कस करोगे आइडिया तो क्या चीज़ निकल कर आएगी. हो सकता है वर्ड का मीनिंग और आइडियाज़ के हिसाब से कोई नया वर्ड मीनिंग निकल आए. तो इसलिए चलिए आइडियाज़ से शुरू करते हैं. ही मीन्स टू से इन दिस सेशन, व्हाट आर द आइडियाज़? फॉर व्हाट ऑफ, फॉर वांट ऑफ फंड्स, डिज़ायर. क्या? There are those people who are forced, often through no fault of their own, बस ऐसे हो जाता है, उनकी कोई गलती नहीं होती. There are those people who are forced to pursue an existence not only devoid of such luxuries as radios, television sets, sunken bathtubs, electronic orange juice squeezers, cars, jacuzzis, private swimming pools, etc., but lacking also in many of the pure necessities of life: sufficient food, heated homes, hot water, vermin and rodent-free surroundings, decent clothing, etc. Means क्या? There are those people who are forced to pursue an existence. ऐसे लोग हैं जो ऐसी existence में रहने को मजबूर हैं जिसमें not only devoid of such luxuries as radios, ऐसा नहीं कि उनके पास रेडियो नहीं है या टेलीविज़न नहीं है या बड़े बड़े बाथ टब नहीं है या इलेक्ट्रिक ऑरेंज जूसेस स्क्वीज़र्स नहीं है. जो पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें बड़ी हाई वैल्यू की होती थी, तब तो रेडियो भी एक लग्जरी हुआ करता था. जुकैज़ीज काइंड ऑफ थिंग, लार्ज बाथ इनकॉर्पोरेटिंग जेट्स ऑफ वाटर एंड मसाज द बॉडी एंड देन प्राइवेट स्विमिंग पूल्स एक्सेट्रा. इन लोगों के पास ये तो होता ही नहीं, इसके बाद तो बात ही छोड़ दीजिए. बट लैकिंग ऑल्सो इन मैनी ऑफ द प्योर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. लाइफ को जीने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, क्या? सफिशिएंट फूड, हीटेड होम्स, वहाँ ठंड होती है ज़्यादा, हॉट वाटर, वर्मिन एंड रॉडेंट फ्री सराउंडिंग्स, यानी जहाँ पर जर्म्स ना हो, डिसेंट क्लोथिंग एक्सेट्रा. उनके पास ये सब चीज़ें भी नहीं होती. बाकी लग्जरी वग्जरी तो छोड़ दीजिए, इसके बारे में उसने कहा था. ऐसे लोग जो इन तरीके की कंडीशंस में रहते हैं, इन लोगों को क्या कहा जाता है? दे लिव इन पेनुरी. दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. दे लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. देन द लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, जहाँ पर आपके पास बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि दे लिव इन क्या? इन पेनुरी होता है. सो दैट इज़ द वर्ड वी नीड टू लर्न. इस स्टेट को क्या बोलेंगे? दे आर लिविंग इन पेनुरी. ओके, देन एटलीस्ट वॉच इट. अनदर, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करें? All normal people want and need love and at least a modicum of excitement in their lives. नॉर्मल आदमियों को ये चाहिए होता है कि वो कोई उसे प्यार करे या वो किसी के साथ अपना प्यार शेयर करे या कुछ एटलीस्ट ए मॉडिकम ऑफ एक्साइटमेंट. मॉडिकम में नीचे लिखा है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एक्साइटमेंट इन देयर लाइव्स. सबको चाहिए. सो से दी साइकोलॉजिस्ट, ऐसा साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, इफ नो वन लव्स देम एंड इफ दे कैन फाइंड नो वन ऑन whom टू lavish their love, ऐसा कोई ना हो जिसके ऊपर वो अपना प्यार न्यौछावर कर सकते हों, यानी उनकी लाइफ में कोई ऐसा ना हो. दे मे ऑफन सेटिस्फाई देयर इमोशनल लॉन्गिंग्स. अपनी इमोशनल फीलिंग्स को कैसे फुलफिल करते हैं? एंड नीड्स बाय गेटिंग देयर फीलिंग्स सेकेंड हैंड. अपनी फीलिंग्स को सेकेंड हैंड कहीं ना कहीं तरीके से पूरा करते हैं. कैसे सेकेंड हैंड? थ्रू रीडिंग लव स्टोरीज, अटेंडिंग फिल्म्स, वॉचिंग सोप ओपेराज एट्सेट्रा. यानी अगर वो उसके पास को कोई बेटा नहीं है या कोई चाइल्ड नहीं है या उसका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है या कुछ भी है, तो नेचुरली ही वुड लाइक टू हैव दैट काइंड ऑफ सेंटिमेंटल फीलिंग बाय watching movies, reading such novels. So he can imagine the same kind of excitement, same kind of feeling by doing this second hand feelings को वो समझ सकता है इन सब चीज़ों से. अब ऐसी ये जो सेकेंड हैंड फीलिंग समझना क्या कहलाता है? These are vicarious feelings. These are vicarious feelings. आज ये वर्ड पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है. vicarious feelings होती है कि सपोज व्हेन यू आर वाचिंग ए मूवी में मान लीजिए हीरो की मदर की डेथ हो गई and he's crying, yeah, there is a baby, the one who has lost his children and all, you are watching movie, तो आपकी eyes are also welled up. हम भी ऐसे रोने लग जाते हैं, हमारी आंखें भर आती हैं. क्यों? वो फीलिंग हमारे साथ एसोसिएट हो जाती है, तो वी हैव दैट विकैरियस फीलिंग. तो ऐसे यानी सेकेंड हैंड फीलिंग्स हो जाती हैं.
कैन बी सेकेंड हैंड का मतलब वो नेगेटिव वाला सेकेंड हैंड नहीं, मतलब आप इनडायरेक्टली उसको फील करने लगते हो। देन टाइम इज फ्लीटिंग, फ्लीटिंग नीचे मैंने लिखा है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। एवरीबडी नोज समय मिनिमम ही होता है, हम उसको कितना यूज करें। ड्यूरिंग द लेट विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग ऑफ 1948-49 in the USA, great number of people went practically berserk। berserk का मतलब बहुत ज़्यादा दीवाने हो जाना काइंड ऑफ थिंग होता है, वाइल्ड और फ्रेंजीड, पागलपंती की हद पर आ जाना। went practically berserk joining and forming pyramid clubs। वहाँ एक कल्चर चला pyramid clubs का। what is pyramid club वो आगे बताता है। if you have not heard of this amazing phenomenon, I won't attempt to describe it in any of its multifarious ramifications। multifarious अगर आप देखेंगे having great variety and diversity, and ramifications a complex consequence of an action or event। यहाँ आप जाते थे तो बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ होती थी, आप ऐसा ही काइंड ऑफ क्लब ऐसे वाले लोकेशंस होती थी, प्लेसेस होते थे। बट द मेन पॉइंट वाज दैट, कहते वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि वहाँ एक्टिविटी क्या होती थी, लेकिन यहाँ जाने का पॉइंट क्या था, द मेन पॉइंट वॉज दैट यू पेड $2, आपने एंट्री करी, $2 आपने इन्वेस्ट करे। ट्रीटेड सम पीपल टू कॉफ़ी एंड डोनट्स, आपने इसको कुछ ट्रीट किया। एंड शॉर्टली देर आफ्टर इफ़ यू वर गलेबल इनफ टू फॉल फॉर इट्स गेट रिच क्विक स्कीम, वो वहाँ पर वो आपको अलग अलग तरीके की स्कीम्स सिखाते थे कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप हमारे मेंबर बन जाइए या कुछ है। अभी भी स्कीम चलती हैं इंडिया में। supposedly received a return of some fantastic amount of like $2064 for your investment। तो यानी आपने कुछ छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया जो स्कीम उसने बताई, और बाय द वे आपका उसी टाइम पर कुछ इन्वेस्टमेंट निकल आया, आपका कुछ अमाउंट आपका जैकपॉट काइंड ऑफ लग गया, तो आप कैसा फील करेंगे। फॉर ए शॉर्ट टाइम पिरामिड क्लब्स वर अ रेज, सून दे हैड वैनिश्ड फ्रॉम द अमेरिकन सीन। थोड़े दिनों के लिए तो वो एकदम से रेज थे, यानी अगर आपके मान लीजिए $2 लगाने पे $2000 बन गए तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं भी जा रहा हूँ। और वो तो होता ही है, यू नो हाउ डू दे दीज पीपल ऑपरेट। कुछ का इनाम निकलता है, कुछ का नहीं निकलता, लेकिन जिनका निकलता है वो फिर और भीड़ लाते हैं, काइंड ऑफ थिंग। दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी वाज देयर। तो ऐसे में ये एक टाइम को बहुत ज़्यादा चले, जैसे इंडिया में कभी इस ज़माने में लॉटरी सिस्टम चला करता था, यू मस्ट बी नोइंग। एनीवे इट इज़ बैंड बाई द कोर्ट नाउ, बट ये पहले चलता। तो दिस काइंड ऑफ गेमिक्स आर ऑलवेज देयर। तो लेकिन ये गेमिक थोड़े दिन के लिए चली, उसके बाद बिल्कुल गायब हो गई। जब गायब होगी तो देन व्हाट, गायब होगी तो उसका मतलब ये है क्या, एनीथिंग दैट लास्ट फॉर बट अ शॉर्ट पीरियड एंड लीव्स नो ट्रेस ऑफ इट इज नोन एज इफेमरल। जो थोड़ी देर के लिए रहे और उसके बाद बिल्कुल भी उसका कोई अता पता ही ना रहे, उसको हम इफेमरल कहते हैं। यानी ह्यूमन लाइफ इज इफेमरल, वी से लाइक दैट, ट्रांजिटरी जिसे कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड कहते हैं। तो इसलिए उसने बोला टाइम इज फ्लीटिंग। ओके, आ गया समझ। हाउ नॉट टू कॉल ए स्पेड अ स्पेड, पूरी नहीं लिखी है बात, लेकिन आप कॉलिंग ए स्पेड मतलब आप मुंह फट होते हैं, यानी सामने कहते हैं, फ्रैंक होते हैं। हाउ नॉट टू कॉल ए स्पेड, वर्ड्स आर ओनली सिंबल्स ऑफ थिंग्स। प्रैक्टिकली कोई वर्ड होता है तो वो सिंबल ऑफ थिंग्स होता है, दे आर नॉट द थिंग्स देमसेल्व्स। ऑब्वियसली वर्ड तो इंडिकेट करते हैं ना, वो चीज़ थोड़ी होती है, चीज़ को बताते हैं। दिस बाय द वे इज़ वन ऑफ द बेसिक टेनेट्स ऑफ सिमेंटिक्स। वर्ड बनाने का यही एक बेसिक चीज़ है, यानी वर्ड आपको उस चीज़ तक पहुंचाएंगे, वो चीज़ नहीं होगी, यानी आपको उसका इन्फॉर्मेशन देंगे। यही तो हमारा सिमेंटिक्स का फंडामेंटल है। बट मैनी पीपल आइडेंटिफाई द वर्ड एंड द थिंग सो क्लोजली दैट दे फियर टू यूज सर्टेन वर्ड्स दैट सिंबलाइज थिंग्स दैट आर अनप्लेजेंट टू देम। कुछ लोग वर्ड्स को इतना ज़्यादा क्लोजली हग कर लेते हैं कि वर्ड बोलने में उनको वो फीलिंग की जगह पर वो चीज़ समझ आने लग जाती है, यानी वो ज़्यादा ही उसको उस तरीके से कंसिडर करते हैं जैसे वर्ड जो है वो खुद में ही वो ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इसलिए उस वर्ड के लिए वो बड़ा कॉशियस रहते हैं कि उसको कैसे यूज़ करा जाए। ठीक है, आई नो दैट दिस इज कन्फ्यूजिंग, सो लेट मी इलस्ट्रेट। आपको शायद समझ नहीं आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कैसे वर्ड को यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, words having to do with death, sex, certain portions of the anatomy, हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट जिनके बारे में हम पब्लिकली बात नहीं करना चाहते, एक्सर्शन जैसे हम बॉडी से वेस्ट निकालते हैं, वो वाला पार्ट एट्सेट्रा आर अवॉइडेड बाई सर्टेन पीपल। कुछ लोग इन चीज़ों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, उनको बात करना मतलब दे फील डेरोगेटरी, दे फील इंसल्टिंग, दे फील यू नो दैट इज़ नॉट
सोशेबल की आप बात करें, उनको ये बुरा लगता है इन सब चीज़ों के बारे में। क्यों? जैसे ही आपने उसने डेथ के बारे में बात करा तो शायद उसको डेथ दिखने लग जाती होगी, सेक्स के बारे में बात करा तो सेक्स के बारे में उसको नेगेटिव नोशन आ जाता है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो इन पॉइंट्स को वो डिस्कस करना नहीं चाहते। दीज पीपल प्रेफर circumlocutions, इनडायरेक्टली कुछ कहकर बात करते हैं, वर्ड्स दैट टॉक अराउंड एंड an idea or that mean to or imply something but do not come right out and say so directly। वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, कुछ इनडायरेक्ट वर्ड यूज करके आपको कन्वे कर देंगे, लेकिन दे आर नॉट सेड ओपनली। तो इस तरीके की जो कम्युनिकेशन होती है जो डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं की जाती। ही इज गिविंग यू फ्यू एग्जाम्पल। जैसे हम बात करें वर्ड, एक आपको टेबल बना के दिए, इधर वर्ड लिखा है और इसके राइट हैंड साइड पे उसका सर्कमलोकेशन एक्सप्रेशन लिखा है। जैसे डाई हो जाता है तो हम, कोई मर गया तो ही डाइड की जगह पर, पहले तो आज से 50 साल पहले लोग कहते थे वो पर्सन एक्सपायर हो गया। अब आजकल पास एक्सपायर नहीं यूज़ करते, पास अवे यूज़ कर देते हैं। लीव दिस वेल ऑफ टीयर्स, वेल मतलब वैली, यानी हमारे लिए पीछे दुख का समुद्र छोड़ गया काइंड ऑफ थिंग। ऐसे भी लोग यूज़ करते हैं लेफ्ट फॉर द हेवनली अबोर्ड, यानी ये जो है इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं, सीधा नहीं कहा जाता द पर्सन हैज़ डाइड, क्योंकि डाई बोलना थोड़ा सा नेगेटिव लगता है उस पर्सन को। ऐसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें तो सेक्सुअल इंटरकोर्स को कहने के लिए वो हम यूज़ करते हैं कि उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप हो गए, उसके साथ बड़ी इंटीमेसी है। शेकिंग अप इज़ द वर्ड विच इज़ बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद समवन। सिमिलरली प्रोस्टिट्यूट जो वर्ड है उसके लिए भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, लेडी ऑफ द नाइट ऐसे बोल देते हैं, जैसे फिलेजुआ बोलते हैं, या पेंटेड वोमेन बोलते हैं, लेडी ऑफ इजी वर्चू मतलब जिसके एथिक्स कम हो ऐसे बोल लेते हैं, और फिलेजोनुई बोलते हैं, स्ट्रीट वॉकर बोलते हैं। ये सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, स्ट्रेट अवे उसको प्रोस्टिट्यूट नहीं बोला जाता है। पीपल डू नॉट यूज़ हाउस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, जहाँ पर ये सब काम हो रहा है तो आप उसे हाउस ऑफ इल फेम बोलेंगे, बॉडी हाउस बोलेंगे, हाउस ऑफ इल रेप्यूट बोलेंगे, बैगनियो बोलेंगे, बॉर्डेलो बोलेंगे, हाउस मसाज पार्लर बोलेंगे, यानी दीज आर दी वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर दीज काइंड ऑफ प्लेसेस। ओपनली प्रोस्टिट्यूट का लोकेशन नहीं बोलेंगे। ओके, देन बटक्स को, हिप्स के लिए आप किसके सामने यार मेरे बटक्स में पेन हो रही है या हिप में पेन, ऐसा नहीं बोलना, दैट लुक्स थोड़ा डेरोगेटरी लगता है। तो उसके लिए क्या वर्ड है, डरियर होता है, रियर एंड होता है, बिहाइंड होता है, बैक साइड होता है, पोस्टीरियर होता है। दीज वर्ड्स आर यूज्ड एंड दे लुक कंफर्टेबली ओके, सोशल लाइफ में आप बोल सकते हैं पब्लिकली। देन ब्रेस्ट बोलना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है तो बॉसम बोल देते हैं, बस्ट बोल देते हैं, यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड, कॉमनली यूज होता है। देन टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट पूछते हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है 100 लोगों के बीच में, तो क्या पाउडर रूम, लिटिल गर्ल्स रूम, फैसिलिटीज़, वॉशरूम, यू माइट हैव हर्ड पीपल यूजिंग वॉशरूम वर्ड्स, तो लोग ऐसे यूज़ करते हैं। एंड द लेफ्ट हैंड कॉलम इज द डायरेक्ट एंड नॉन पुसी फुटिंग वर्ड। पुसी फुटिंग मतलब एक्ट इन ए कॉशियस और नॉन कमिटल वे, और राइट हैंड वाले जो वर्ड हैं वो मेड अप ऑफ व्हाट, euphemisms हो जाता है। euphemism is the kind of word, a mild or less direct word substituted for one that is harsh or blunt when referring to something unpleasant। तो यानी कई बार कुछ अनप्लेजेंट चीज़ को कहने के लिए आप कुछ ऐसे वर्ड निकाल लेते हैं ताकि वो सुनने में सॉफ्ट लगती है, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल लगती है, लेकिन मीनिंग तो उसका वही रहता है। जैसे कि किसी हैंडीकैप के लिए आप दिल्ली मेट्रो में कभी जाइए तो वो हैंडीकैप वर्ड्स यूज़ नहीं करते, वो डिफरेंटली एबल्ड यूज़ करते हैं। तो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स विच आर इनडायरेक्टली यूज्ड काइंड ऑफ तो वो क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म बोलते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ट्राइंग टू कन्वे। देन स्मॉल टॉक, आप दो लोग बैठे हैं, छोटी छोटी कन्वर्सेशन करते हैं। दिस इज समथिंग कन्वर्सेशन ऑफ द अमेरिकन स्टाइल, यू कैन सी। आई विल, yes, two people are sitting. Whenever I'm down in the sumps, I get a new suit. Down in the sumps मतलब जब मेरी हालात बहुत ख़राब होते हैं, पथेटिक हो जाते हैं, तो down in the sumps हो जाता है। Oh, so that's where you get them. अच्छा, तो वहाँ से लेकर आते हो। The doctor says I have snoo in my blood. अब is this conversation slang? Snoo, what I understand, probably he's talking about blood vessels or something of this kind. Snoo, what is snoo? Not a thing. What is new with you? Something, not a thing मतलब कुछ नहीं। फिर what is new with you? Water twins. Twins क्या होते हैं? Okay, water twins, warm mates.
जो वॉर्म में मेट्स होते हैं वो ट्विंस होते हैं। आई टुक ए ट्विप येस्टरडे, थोड़ी बात करी फिर दूसरी बात करने लगा, आई टुक ए ट्विप येस्टरडे। अ ट्विप, ट्विप मतलब ट्रिप, यस आई टुक ए ट्विप ऑन ए ट्रेन, यानी ट्रेन, ऐसा कुछ कहता है। तो यानी एक बात करी, फिर उसके साथ ही दूसरी बात कर दी, फिर तीसरी बात कर दी, फिर फोर्थ कन्वर्सेशन कर ली, लेकिन जरा जरा सी कन्वर्सेशन करी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैटिनेज। तो यानी ये कन्वर्सेशन करते हैं बट नॉट ऑन टॉक्ड ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, बट इरेगुलरली टॉक मैनी थिंग्स इन वन गो, इज नोन एज बैटिनेज हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग बट गिव मिल्क, एवरीथिंग बट गिव मिल्क मीन्स यू हैव सीन ए काउ कंटेंटेडली मंचिंग द कड। मंच करना वो चबाना होता है, जिसे जुगाली करना कहते हैं। कड जो वो अपना बाहर निकाल के ले आती है, उसको खाती रहती है, कड होता है। नथिंग सीम्स केपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग दिस एनिमल, वो गाय अपना मुंह ऊपर करके आराम से आंखें बंद करके खा रही होती है। एंड द एनिमल सीम्स टू वांट नथिंग मोर आउट ऑफ लाइफ देन टू लीड ए सिंपल वेजिटेबल एग्जिस्टेंस। उस वक्त उसको कुछ नहीं चाहिए, बस वो आराम से उस वक्त वो खाना चाहती है और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी काऊ की। ऐसे स्टेट में आप देखिए तो काऊ इज़ वेरी कंटेंटेड। कहते हैं ना, कभी आप बोलते हैं कि ये मंचिंग द कट हो जाता है, सीरियस थिंकिंग करने के लिए होता है, तो मंचिंग द कट करने में वो कंफर्टेबल होती है। सम पीपल आर लाइक अ काऊ, काम, पेशेंट, प्लेसिड, फ्लैगमेटिक, वेजिटेबल लाइक, बड़े कूल रहते हैं, वेजिटेबल लाइक होते हैं, ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। दीज पीपल आर बोवाइन, हालांकि बोवाइन जो काऊ लाइक ही होते हैं, लेकिन काऊ लाइक का मतलब सिंपल लाइफ जीने वाले होते हैं, पेशेंट होते हैं, काम रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम बोवाइन कह सकते हैं। गुड ओल्ड डेज, डू यू समटाइम्स एक्सपीरियंस अ कीन ऑलमोस्ट फिजिकल लॉन्गिंग फॉर एसोसिएशन ऑफ प्लेसेस ऑफ द पास्ट? कभी आपका मन करता है कि पास्ट की ऐसी चीज़ें, ऐसी लोकेशन जहाँ पर आप जाएं। When you pass the neighborhood in which you were born, ऐसी जगह पर जहाँ पर कभी आपका जन्म हुआ था, and where you spent your early years, जहाँ पर आपने बचपन में समय बिताया था, do you have a sharp strange reaction almost akin to mild nausea? अगर आप ऐसी जगह पर जाएं तो आपको ऑलमोस्ट ऐसा इक्वलेंट टू नोसिया लगता है कि यानी आपको एकदम से चक्कर आने लग जाए, मतलब आप बिल्कुल उसमें खो जाएं, ऐसा वाली फीलिंग आती है। तो मीन्स व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली, जब अपने घर से दूर होते हैं, परिवार से, दोस्तों से, डू प्लेजेंट रिमेंबरेंसेस क्राउड इन योर माइंड, वो जो अपने बचपन में आपने उनके साथ अच्छे समय बिताया है, टू द पॉइंट वेयर योर प्रेजेंट लोनलीनेस बिकम्स ऑलमोस्ट अनबियरेबल। आप अमेरिका में हैं, आप कहीं और हैं और अपने घर से दूर हैं, मीलों दूर हैं, आपको वो सब बचपन की यादें, अपने माँ बाप के साथ, फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए मोमेंट याद आते हैं, और वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वहाँ पर आपको अकेले तो होते ही हैं, लेकिन आपको और भी अकेलापन खलने लगता है, बुरा लगने लगता है, एंड यू एक्चुअली फील लाइक अ लिटिल सिक, आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो ऐसे वाली फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया होते हैं, यानी आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल कैरिड अवे हो जाते हैं, आपको पेन होती है कि यार मैं अकेला रह रहा हूँ, वो दिन कहाँ चले गए। यू स्टार्ट फीलिंग दैट काइंड ऑफ नॉसिया, इज ए फीलिंग ऑफ सिकनेस होती है, ठीक है, दैट्स व्हाट वी सेइंग। देन साउंड्स दैट ग्रेट, ग्रेट करना क्या होता है? किचन में आप ग्रेट करते हैं, है ना, कद्दूकस करने को बोलते हैं, ऐसी साउंड जो बड़ी इरिटेटिंग हो, काइंड ऑफ थिंग। सम साउंड्स आर सो हार्श, ग्रेटिंग एंड डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट मैंने नीचे लिखा है लैकिंग हार्मनी और अग्रीमेंट, ओके। और ग्रेट मैंने बता दिया, कद्दूकस करना होता है तो आप किसी को क्रश कर रहे होते हैं, तो नॉइज। सम साउंड्स आर सो हार्श, ग्रेटिंग एंड डिस्कॉर्डेंट दैट दे ऑफेंड द ईयर, वो आपको बड़ी चुभती हैं कानों में। दे लैक ऑल स्वीटनेस, हार्मनी, प्लेजेंटनेस। ट्रैफिक नॉइजेज ऑफ ए बिग सिटी, चॉक स्क्विकिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड, जब ब्लैक बोर्ड पे चॉक चलता है तो खसर खसर की आवाज़ होती है। ट्रैफिक की जो आवाज़ें होती हैं, सच ब्लेयरिंग, जो हॉर्न बजते हैं, ईयर स्प्लिटिंग और स्पाइन टिंगलिंग साउंड्स आर कॉल्ड क्या? कॉकोफोनस साउंड होती है। कॉकोफोनस हारमोनियस का उल्टा है, हारमोनियस हारमनी से बना है, तो वहाँ पर ये आप देखिए कैकोफोनस होता है। कैको मीन्स हार्श और फोनी मीन्स साउंड, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी जो हार्श साउंड होती है दे आर नोन एज कैकोफोनस हो जाती है। और ईटिंग हैबिट्स, लॉइन्स, टाइगर्स, वुल्व्स एंड सम अदर मैमल्स सबसिस्ट एंटायर फ्लैश। सबसिस्ट मतलब मेंटेन और सपोर्ट वन सेल्फ, एंटायर फ्लैश। नो स्पिनच, सैलेड्स, होल व्हीट सीरियल्स, शुगर और स्पाइसेस, जस्ट रेड मीट, और कुछ नहीं खाते, बस उनको रेड मीट ही चाहिए होता है। These mammals are, you know very well, they are carnivorous होता है, okay,
and then private and public. What? There are certain things most of us do in private, like taking a bath. Obviously, some people like to engage in other activities in complete privacy. कुछ ऐसे लोग होते हैं eating, reading, watching TV, sleeping, for example, वो ये चीज़ें भी प्राइवेट में करना चाहते हैं. Okay? The point is that while these activities may be conducted in privacy, there is never a reason for keeping them secret. मतलब privacy में करिए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका कोई reason नहीं होता कि आप उसको private में करते हैं. But there are other activities that are kept not only private but well shrouded, well covered, in secrecy and concealed from public knowledge. आप जो भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो पब्लिक नॉलेज में नहीं लेके आना चाहते, कई एक्टिविटीज़ ह्यूमन लाइफ में हम लोग कर रहे होते हैं. These activities are unethical, illegal or unsafe, like having an affair with someone whose spouse is your best friend. Obviously, आप किसी के साथ, किसी और फ्रेंड के पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप बना रहे हैं, इसको छुपा कर रख रहे हैं. बिट्रेइंग मिलिट्री सीक्रेट्स टू द एनिमी, आप आर्मी में हैं, आपने उसके जो डेटा था आप किसी दूसरे दुश्मन को दे देते हैं, ऐसी वाली एक्टिविटीज़ को छुपा के रख रहे हैं. ट्रेडिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स, आप ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व हैं. ब्राइबिंग पब्लिक ऑफिशियल्स एट्सेट्रा, कई ऐसे काम हैं जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसको बड़ा छुपा छुपा के रखते हैं ताकि पब्लिक को पता ना चल जाए. Arrangements, activities or meetings that fall under this category are called clandestine. Clandestine is a secretive thing, but it is always in a negative cover. तो clandestine activities होती हैं जो कि आप illegal करते हैं, unethical करते हैं, unlawful होती हैं, लेकिन आप कर रहे होते हैं. These activities are known as clandestine activities होती हैं. Okay, so these are the 10 different segments we have discussed this with you today, and probably they will add on to your knowledge. Kindly complete session 39 by the exercise, and soon we will be heading to, in all we have 46 sessions in this book. We'll very soon complete this book, and you will have the mesmerizing experience of completing and learning a lot of knowledge. Thank you very much for watching. God bless you.